नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता जेकी भावसार से। जेकी भावसार का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ और जेकी भावसार ने रंगमंच से अपने अभिनय के गुर सीखे हैं। आपको बता दें कि जेकी भावसार ने 10,000 से ज्यादा नुक्कड़ नाटकों में अभिनय किया है। उसके बाद एक टीवी रियलिटी शो टिकट टू बॉलीवुड में टॉप 3 में रहे हैं। और आपको बता दें कि इस रियलिटी शो में महिमा चौधरी, मुकेश छाबड़ा और कुणाल कोहली जज थे। जेकी भावसार को इसमें इरफान खान के सामने परफॉर्म करने का मौका भी मिला है। और 2020 में एक शॉर्ट फिल्म आई थी साइकिल। इस फिल्म में जेकी भावसार ने एज एक्टर और सिनेमेटोग्राफर का काम किया था। इस फिल्म में बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के लिए अवार्ड से भी नवाजे गए हैं जेकी भावसार। एक शॉर्ट फिल्म थी साइकिल और फिल्म घोड़ी पे होके सवार अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डिज्नी हॉटस्टार पर यह फिल्म सबसे ज्यादा बेस्ट शो पसंद की जा रही है। दर्शकों द्वारा काफी इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। घोड़ी पे होके सवार और इस फिल्म में जेकी भावसार ने लीड भूमिका निभाई है। इस फिल्म के नायक हैं जेकी भावसार और फिल्म चक्रव्यूह में भी अभिनय किया है जेकी भावसार ने। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म दयान में भी अहम भूमिका निभाई है, लीड भूमिका निभाई है। तो बहुत जल्द मनोज वाजपेयी की फिल्म जोरम आने वाली है और इस फिल्म में भी जेकी भावसार पैरेलल लीड में मनोज वाजपेयी के साथ अभिनय करते हुए नजर आएंगे। और एक और फिल्म इनकी आने वाली है, दे दे प्यार दे। आपको बता दें कि इस फिल्म में लीड एक्टर है जेकी भावसार और साथ ही इस फिल्म के राइटर भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में, कैसे इनकी शुरुआत हुई अभिनय के सफर की और किस तरह से इनका सिलसिला आगे बढ़ते जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता जेकी भावसार। जेकी भाव, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारा। जेकी, आपने बहुत सारे, अगर नुक्कड़ नाटक की बात करूं, 10,000 से ज्यादा आपने शो किए हैं और अगर शायद आप इसको काउंट करेंगे तो हो सकता है शायद ये 10-15 हजार और इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि आपने 10 साल लगातार नुक्कड़ नाटक किया। फिर आपने अपने रंगमंच से आपने इसकी शुरुआत की है। तो कैसे आपकी इच्छा कैसे थी जहन में, क्योंकि अक्सर जो नुक्कड़ नाटक के बाद रंगमंच, उसके बाद फिल्मों में आना हुआ, क्या पहले से कुछ प्लानिंग थी इसकी या फिर सब कुछ एक के बाद एक इत्तेफाक होता गया? आप कुछ और करना चाहते थे लेकिन होता कुछ और गया। एक्चुअली मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया पहले तो। और दरअसल मैं कभी भी पहले से ऐसा डिसाइड नहीं था कि एक्टिंग करनी है या कुछ कभी एक्टर बनना है या रंगमंच करना है, फिल्में करनी है, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं था। भोपाल के पास ही एक जगह है, विदिशा जिले में एक गांव पड़ता है शमशाबाद करके। मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ। हालांकि मेरा जन्म भोपाल में हुआ है, क्योंकि उन दिनों अभी भी आज भी ऐसा ही रिवाज है कि मेरी मम्मी जो है वो भोपाल की हैं। अच्छा। तो यहाँ नानी के घर पे आके और सारा सब कुछ, तो मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है भोपाल में, लेकिन मैं पला बड़ा शमशाबाद अपने गाँव में हूँ। तो वहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसा कुछ सारी चीज़ें हैं नहीं, रंगमंच और बाकी चीज़ों से लोग अवगत नहीं है। वहाँ पे वही लोक संगीत, फोक गीत, गम्मत और ये सारी रामलीला वगैरह होती है। लेकिन मैंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, चाहे वो स्कूल हो या कहीं भी हो। लेकिन मैंने 8वीं तक की शिक्षा वहीं पे शमशाबाद में रहकर अपनी पूरी की। उसके बाद जब मैं भोपाल आया तो मैं यहाँ पर पढ़ाई में मैंने अपना एडमिशन लिया 10th में। और उसके बाद में मैं क्योंकि आर्थिक स्थिति घर की बहुत अच्छी नहीं थी, तो मैं कहीं काम भी करता था, दुकानों पे काम करता था, यहाँ वहाँ जहाँ से भी इनकम हो सकती थी वैसे। तो एक्चुअली मुझे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था भागीरथ जी। अच्छा। तो मैं पतंग उड़ाने का जितना शौक था, उससे ज़्यादा शौक था मुझे पतंग लूटने का। तो मैं प्रोफेसर कॉलोनी में मेरी नानी रहती थी और मैं रविंद्र भवन बिल्कुल लगा हुआ है, भारत भवन वहाँ से लगा हुआ है। तो प्रोफेसर कॉलोनी में अलखनंदन जी, विभा मिश्र जी, कारण साहब का बहुत आना जाना था। तो एक्चुअली प्रोफेसर कॉलोनी भारत भवन और रविंद्र भवन के बीच में होने की वजह से वहाँ पर कलाकारों का हमेशा से समावेश रहा है किसी ना किसी रूप में। बिल्कुल। और क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो कामकाजी महिला रही हैं, लोगों के घरों में काम करना और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने अलग जी के यहाँ पे भी काम किया है और वो जानती थी कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, सारा सब कुछ। तो एक रोज़ क्या होता है कि एक पतंग कटती है और मैं पतंग को पीछे भागते भागते अपने दोस्तों के साथ रविंद्र भवन के, जब रविंद्र भवन इतना डेवलप नहीं था, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। रविंद्र भवन में बड़ी पतंगे के पीछे पीछे भागते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग रो रहे हैं, कोई हंस रहा है, कुछ ये कर रहा है, कोई वो, अलग अलग तरह का ग्रुप बना के लोग बैठे हुए, कभी गाना गाने लगते हैं। तो
जो महिला थी, जो डायरेक्टर थी हमारी, हाँ। वो कॉलोनी में रहती थी और वो मुझे अच्छे से जानती थी कि ये बच्चे जो है वो कॉलोनी के बच्चे। तो हम जी। ऐसे गोला बनाकर ऐसे जैसे किसी घटना को देखने लगते हैं, तो हम भी वो देखने लगे उन लोगों को और मज़े लेने लगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, तो उनको शायद किसी नुक्कड़ नाटकों के लिए और टीम के और अच्छा, और कलाकारों लोगों की आवश्यकता थी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि ये कर लो। तो मेरा दोस्त जो था कहता कि यार ये तो अच्छा है, अपन दुकान पे 600 रुपये में काम करते हैं, उससे अच्छा ये है कि ये लोग अपन को लेके भी जाएंगे और गाड़ी में बैठाएंगे और अलग अलग शहर घुमाएंगे और करना कुछ नहीं है, रोना गाना हंसना और ये बोलना है पढ़ पढ़ के। मैंने ठीक है यार। तो मैं थोड़ा सा मजाकिया किस्म का और क्रिएटिव माइंड मेरा शुरू से रहा है, मुझे कविताएं कहानी किस्से लिखना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कि यार ये तो बहुत ईजी है। हाँ। और नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा होती भी नहीं थी, छोटी छोटी सी स्क्रिप्ट होती थी। हाँ। तो हमने बैठे, मैंने और मेरे दोस्त ने बैठा और हमने मात्र 200 रुपये पर डे में वो काम किया था। 200 रुपये पर डे में, जिसमें हमारा खाना भी होता था, यानी कि हमारी पगार होती थी कोई 70-75 रुपये अच्छा, रोज की। मतलब और उसी में आपको खाना वाना सब मैनेज करना है। खाना भी करना होता था। दिन में 5 नाटक करने होते थे हाँ। नुक्कड़ नाटक। और उज्जैन गया था मैं सबसे पहले वो करने। जी। उज्जैन जिले के सारे गाँव में और यहाँ पर हमने काम किया। तो मेरे दोस्त का और मेरा जो है कि उसमें हमने जब याद करे डायलॉग्स और उनको करके दिखाया थोड़ा बहुत ऊट पटांग अभिनय जो भी हम, क्योंकि अभिनय के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हमको ऐसा लग रहा था कि हम एक टूर पे जा रहे हैं और हमको बस लाइंस याद करके उनको एक ऐसा बोल देने, जैसे फिल्मों के डायलॉग्स बचपन में हम बोलते थे। कितने आदमी थे। ये तो आपको मौका मिल गया। फिर जब आपने पहली बार परफॉर्म किया तो कैसा परफॉर्मेंस रहा? आप बहुत अच्छा कर सके या थोड़े नर्वस? हाँ, मतलब इतने सारे लोग और नुक्कड़ नाटक में गोला बना के गाँव के लोग देख रहे हैं, अलग अलग मूड के लोग हैं और आप उनके सामने डर भी लग रहा है, लेकिन जब वो अप्रिशिएट करते थे, ताली बजाते, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता, तो ऐसा लगता था कि यार कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया और हम इस तरह से, फिर मैंने नुक्कड़ नाटक करना स्टार्ट किया और बाकी सारे काम दुकान के छोड़ दिए। फिर मुझे मजा आने लगा। तो फिर आपको एक्टिंग में मजा आना शुरू हो गया और ऐसे आपकी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर 2014 के आसपास टिकट टू बॉलीवुड जो रियलिटी शो आया था, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। और देखिए, जो आपकी शौकिया तौर पर जर्नी थी, बस शहरों को घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए, वो जर्नी फिर आपको मुंबई तक लेके चली गई और टिकट आपको मिला मुंबई जाने का और टॉप 3 में रहे। तो कैसे, जो पहला ऑडिशन था, मैं जानना चाहूंगा, जो पहला ऑडिशन आप दे रहे थे इसके लिए, वो कैसा था? क्योंकि बहुत बड़ा ये शो था, इसमें महिमा चौधरी थी जज और तमाम बड़े लोग भी इसमें जज थे। तो जो पहला ऑडिशन था, उस वक्त आपने क्या किया था और आपको उस वक्त कुछ कॉन्फिडेंस था कि मैं मुंबई तक जाऊंगा, मुझे टिकट मिलेगा और टॉप 3 में रहूंगा मैं? एक्चुअली अगर वो ऑडिशन मैंने नहीं दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ बैठा ना होता आपके साथ। हुआ ये था कि मैं क्योंकि मैं एनजीओज वगैरह में जॉब करता था, छोटे छोटे बच्चों के साथ स्ट्रीट प्ले तैयार करवाता था। तो मैं अपना बासोदा के पास में एक टीवी के सबसे ज्यादा मरीज मिलते, पत्थर की खदान है वहां पर। तो वहां के टीवी के मरीजों के साथ एक वर्कशॉप कर रहा था, जिनको एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक तैयार कराना था टीवी का। तो वो सब कुछ ऑलरेडी तैयार हो चुका था, विधायक साहब आ चुके थे, उस दिन हमारा परफॉर्मेंस था और मुझे कॉल आता है कि आपका नंबर हमें आपके किसी दोस्त ने दिया है और आप ऑडिशन के लिए आ जाइए। तो मैंने कहा कि यार मैं भोपाल से बहुत दूर हूँ और मैं नहीं आ सकता, आज मेरे बच्चों का नाटक। कहता है कि सर बस आप आ जाइए, 2 मिनट में आ जाए, 2 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। तो बहुत इंसिस्ट करने के बाद मैंने कि चलो ठीक है, एक बार जाता हूँ। मैं आया और वो ऐसे कपड़ा मैं चेहरे पे बांधा हुआ था। तो वो जो क्रिएटिव डायरेक्टर जो था, और वो मेरे पास आता है कि मैंने उसको कॉल किया कि मैं आ गया हूँ, गेट पे खड़ा हुआ हूँ, तो वो आया मुझे देखने से, कहता है कि यार प्लीज कैन यू रिमूव दिस स्कार्फ और चेहरा दिखाइए। तो ऐसे ही काला कलूटा मैं शुरू से रहा हूँ, मैं मतलब बहुत खूबसूरत कभी नहीं रहा जीवन में भी। तो देखिए, मुझे लगता है कि जो खूबसूरती अंदर से होती है। हाँ शायद। पर आगे तो मैंने ऐसा कपड़ा निकाला और उसने कहा कि अच्छा ठीक है आप चले जाइए। मैंने चले जाइए मतलब मैं भाई कम से कम 60 किलोमीटर दूर से तुम्हारे 2 मिनट के तुमने कहा। अच्छा, जाने के लिए बोल दिया था? हाँ, मतलब सिर्फ उसने शक्ल देख के मेरे हुनर का अंदाजा लगा के मुझसे कहा कि आप चले जाइए। तो मैंने कहा कि मैंने फ़ोन किया बच्चों को कि मैंने बेटा आप नाटक चाहे जैसा भी हो तुम कर लो, संभाल लो, क्योंकि तैयार हो चुका था, वो कर लेते। मैंने कहा यार मैं आज नहीं आ पाऊंगा। और मैं फ़ोन बंद करके 5000 से भी ज़्यादा लोग, क्योंकि जो दिल्ली में नहीं दे पाए थे, बॉम्बे में नहीं दे पाए थे, तो भोपाल में ऑडिशन था, तो वो लोग भी भोपाल आ गए थे। तो 5-7 हज़ार लोगों की लाइन थी, बहुत भीड़ थी। मैं लाइन में सबसे पीछे, मतलब अगर आपने देखा होगा आशिमा मॉल, पीपल्स मॉल का गेट से बहुत लंबी लाइन थी, 5 हज़ार, फिर आप लाइन में लगे, सबसे पीछे खड़ा हुआ और आपने अपनी बारी का इंतजार किया। हाँ, और वो मुझे बार बार आता और कहता है कि यार मैंने आपको कहा ना आप चले जाइए। मैंने कि नहीं, अब मैं ऑडिशन दे के जाऊंगा। और मेरे पास ना कॉस्ट्यूम थी ना कुछ थी, मैंने घोड़े पे से चीजें इकट्ठी की और अपना एक इम्प्रोवाइज कैरेक्टर बनाया। और कुछ कैरेक्टर नहीं बनाया, जो उसने मेरे साथ किया मैंने वही एज एन एक्टर उसको अप्लाई करके लग गया। और रात को मैं लगा, सुबह 12 बजे था, रात को 9:30 बजे मेरा नंबर आया। सुबह 12 बजे से 9:30 बजे
9:30 बजे मैं अपने जोन में बिल्कुल एकदम कैरेक्टर जो मैंने तैयार किया था और मैं पहुंचा। सब 5 ऑडिशन होते थे, पहला, दूसरा, तीसरा और फिर स्टूडियो ऑडिशन होता था। तो मैं जब पहले ही ऑडिशन में अंदर पहुंचा तो जो पहला ऑडिशन लेने एक लड़की बैठी हुई थी और वो आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अमेरिका में थिएटर वगैरह कर रही हैं वो आजकल। और तो वो देखकर मुझे डर गई क्योंकि मेरा हुलिया, मेरे कपड़ों में से बदबू आ रही थी क्योंकि घूरे से सब इकट्ठा किया होता। और उन्होंने बाउंसर्स वगैरह और सारी टीम को वायरलेस पे आवाज़ देके बुला रही कि अरे कोई आओ, कोई पागल घुस गया है मेरे पास। तो वहाँ पे लोग आए और मुझे आपने कुछ गेटअप ऐसे लिया था? हाँ बिल्कुल एकदम पागलों की तरह गेटअप था मेरा, क्योंकि जो मुझे मिल गया उस टाइम पे गुस्से में मैंने अरेंज करके अपना। अच्छा, मैं क्या इतने सारे आपके पास टॉपिक हैं, उससे मुझे डिस्कस करना है, तो मैं चाहूंगा थोड़े शॉर्ट में हम अपनी बातों को कंप्लीट करेंगे, तो मैंने वो बाकी मुद्दों पर हम बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने वो ऑडिशन दिया और वो ऑडिशन देने के बाद में स्टूडियो राउंड में वो जो क्रिएटिव हेड था, क्रिएटिव डायरेक्टर था जिसने मुझे मना किया था, वो भी वहीं खड़ा हुआ था। और जो स्क्रिप्ट राइटर था शंकर श्री कुमार साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे जीवन में, बहुत सपोर्ट। तो वो आए और उन्होंने, क्योंकि वो बीएनए से थे और वो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट से थे, उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने किया और उन्होंने पहले ही राउंड में मुझे अपने गले से लगा के और सीधे 5 राउंड ना करके, आप एक के बाद एक राउंड आप क्रॉस करते गए, फिर आप सीधे आप मुंबई पहुंचे और टॉप 3 में रहे। टॉप 3 में जो एक्सपीरियंस था वो मुझे बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि आपने इसमें इरफान खान के सामने भी आपने परफॉर्म किया था, महिमा चौधरी थी, मुकेश छाबड़ा जो कि बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो भी इसमें शामिल थे जज। तो जो आपका टॉप 3 का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? देखिए, मैं जिस लड़के को गेट पर से ये कह दिया जाए कि आप लायक नहीं, आप चले जाइए सिर्फ शक्ल देख के, और 3 महीने बाद वो लड़का अगर टॉप 3 में खड़ा होगा तो उसको कैसा फील हो रहा होगा जी। मेरी माँ कभी भी प्लेन में नहीं बैठी, प्रोडक्शन ने उनको एरोप्लेन में बिठा के वहाँ पे बुलाया, क्योंकि मैं अब फाइनलिस्ट था और मैं लोग जानते थे। तो ये सारी चीज़ें हुई और मुझे नहीं मालूम था कि इरफान खान साहब आने वाले हैं। तो मैं इरफान खान साहब का मतलब, मैं हर एक्टर उनका दीवाना है, मैं भी उनका बड़ा दीवाना था और मुझे मौका मिला उनके सामने काम करने का, तो मुझे बुखार आ गया था सडनली। स्टूडियो में बहुत तेज एसी चल रहा था और मुझे बहुत ज़ोर से बुखार था, लेकिन और मैं सारी स्क्रिप्ट भूल चुका था उस दिन। तो मैंने फिर वो जो किया और उन्होंने मुझसे मेरा काम देखा और मुझे काम देखने के बाद उन्होंने उनकी आंखों में आंसू आए, इवन सारे लोगों की आंखों में आंसू आए और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया मेरे काम को। और उन्होंने मतलब आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके सामने एक बार परफॉर्म कर पाया, अपना काम दिखा पाया। बिल्कुल। तो वहाँ से आपकी जो जर्नी थी एक्टिंग की वो और आगे बढ़ती, उसके बाद फिर आपने कई फिल्में किया, आपने चक्रव्यूह भी किया, आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म भी किया, आपने दाहियान, और आपने राजपाल यादव के साथ आपने बाबूजी एक टिकट भी आपने किया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार रहा है। तो जो फिल्म है आपकी बाबूजी एक टिकट, राजपाल यादव के साथ एक अहम भूमिका निभाई आपने, कैसा एक्सपीरियंस था इनके साथ? एक्सपीरियंस मतलब मैं आपको बताऊं कि राजपाल यादव साहब उनका उस टाइम पे बहुत पीक पे थे और लोग राजपाल यादव की कॉमेडी के बड़े दीवाने और कायल थे। तो मुझे जब मौका मिला कि, और मैं बुंदेलखंड को बहुत, क्योंकि पला बड़ा मैं वहीं पे हूं, तो मुझे बुंदेलखंडी लैंग्वेज का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं अच्छे से बोल पाता हूँ। तो मेरी कास्टिंग जो हुई वो उसी बेसिस पे हुई कि मैं बुंदेलखंडी बोल पाता हूँ। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो मैं कास्ट हो गया और मेरे कुछ 3-4 सीन थे उनके साथ। भोपाल में बहुत कम शूट था उस फिल्म का, मुंबई में ज़्यादा था। तो मैंने वो 3-4 सीन उनके किए और बड़ा अप्रिशिएट किया राजपाल सर ने। और उसके बाद मुझे राजपाल सर जब भी मिलते हैं, मतलब बॉम्बे में कभी ऐसी मुलाकात होती है किसी शूट के दौरान या कहीं पर, तो जब मैं उनको याद दिलाता हूँ कि सर मैं वही लंबे लंबे बाल वाला दुबला सा लड़का जो आपके पास आता था और ये, तो वो बड़े खुश होते हैं। तो इस तरह का एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और रंगमंच पे भी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि एक आपका प्ले है आपका, मैं भी शायद माँ बनना चाहता हूँ, मैं भी माँ बन गया। उसमें वो हम तस्वीर देख रहे हैं जो आप महिला का किरदार निभाया आपने, कि उसमें कुछ ऐसा स्टोरी है कि जो पुरुष रहता है वो माँ बन जाता है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग किरदार है आपके, बहुत सारे आपने निभाए। तो अगर कोई थिएटर का या कोई फिल्म का अगर आपका संवाद अगर आपका याद हो, थिएटर का अगर आपको संवाद याद हो, तो हम जरूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है ये जो आपका प्ले मैं भी माँ बन गया, अगर याद हो आपका कुछ 1-2 लाइन का संवाद। मैं भी माँ बन गया एक्चुअली ये सटायर है कि महिलाओं को प्रेग्नेंट होने पे कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है और किस उनको तकलीफ से 9 महीने तक रहना पड़ता है उस तकलीफ में। एक पुरुष सिर्फ ये चाहता है कि मुझे लड़का पैदा हो, या समाज ये चाहता है कि लड़के को वो दिया जाए, लेकिन लड़कियों की इतनी अवहेलना की जाती है। तो वो उस एक चमत्कार होता है और उसके पेट में जो है ट्रांसफर हो जाता है बच्चा। मुझे ऐसा पता चला शायद इसके ऊपर कोई फिल्म भी आने वाली है। हाँ, इस पे एक फिल्म भी बनी है और हालांकि मैंने इसके 350 से ज्यादा नाटक किए हैं, लेकिन उस फिल्म में आप जो भी करते हैं बहुत ज्यादा ही करते हैं। नुक्कड़ नाटक 10,000, इसके शो आपने 350 से ज्यादा शो। हाँ, एक्चुअली ये पहले नुक्कड़ नाटक ही था, इसको हमने थिएटर में बाद में तब्दील किया हमारे। अच्छा, 1-2 लाइन को। हाँ, इसमें एक्चुअली होता यह है कि ये अपनी बीवी के पास दारू पी के जाता है और उससे कहता है कि
मुझे आज शाम तक बच्चा चाहिए हाँ। और किसी भी कीमत पे मुझे लड़का चाहिए, क्योंकि इसके बाप ने सारी वसीयत उसके बेटे के नाम कर दी, ठीक अगर है। लड़का नहीं हो हाँ। तो इसको दौलत नहीं मिलेगी। हाँ। तो ये कहता है कि जो सबरो कियो धरा न तुमरो है सम्मो, अगर तुम औकात से रहती और हमारे घर में तुमने मोड़ियन की लाइन लगा दी, मानो तुमने इतने सालन में हमें एक मोड़ा नहीं दे पाई, अगर आज शाम 5 बजे तक हमें मोड़ा ना मिलो ना तो हम खुद भी मर जाएंगे और तुम्हें लटका देंगे उस फांसी पे खेत में, कौआ तुम्हारे मूड पे बैठ के नहीं टट्टी करेंगे, हमें बस मोड़ा चाहिए तो चाहिए। बहुत जबरदस्त। मुझे लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस थी, जो जिस कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको वापस लौटा दिया था, उसके बाद जब आपने परफॉर्म किया होगा, क्योंकि जो आपकी एक जज्बा है एक्टिंग में वो साफ झलकता है, और यही वजह है कि फिर आपका टिकट टू बॉलीवुड तक आपका सिलेक्शन भी हुआ। और सबसे खुशी की बात ये कि अभी डिज्नी हॉटस्टार में आपकी एक फिल्म चल रही है, घोड़े पर होकर सवार, और ये मोस्ट फेवरेट शो में से आ गई है ये, और इसमें आपने लीड भूमिका निभाई और बड़ा खूबसूरत इसका पोस्टर भी, आप वो जो घोड़ा होता है वाला जो हम अक्सर बचपन में देखा करते थे, जो नकली घोड़े में डांस करते थे लोग, तो कैसा है ये, किस तरह का किरदार है आपका ये, जरा बताएं इस बारे में, क्योंकि गुड्डू बने आप इसमें, गुड्डू का कुछ किरदार है आपका। हाँ जी, मतलब घोड़े पर होके सवार। मुझे इससे पहले इतने कॉल्स नहीं आए, इतने लोग मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन हॉटस्टार पे आने के बाद में ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आ रही है। एक्चुअली ये एक हमारे समाज की कुप्रथा को खिलाफ बात करती है कि एक छोटी जाति का व्यक्ति घोड़े पे अपनी बारात नहीं निकाल सकता, और उसकी प्रेमिका की ख्वाहिश है कि मुझसे अगर शादी करनी है तो अपनी बारात को घोड़ी पे लाके आने पड़े। तो उसका जो स्ट्रगल है घोड़ी पे बैठ के आने का वो हमने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। और हमने परसाई साहब जैसे लिखते थे, और हमने उस प्रसंग की तरह उसको लिखने की कोशिश की है। क्योंकि हमेशा रोग आकर अपना दुख जाहिर किया जाए जरूरी नहीं है, लोगों को हंसाते हंसाते भी आप रुला सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने ये कोशिश की है। और इस फिल्म में वैसे तो बहुत सारे डायलॉग हैं, लेकिन एक मुझे डायलॉग इस फिल्म का जो सबसे ज्यादा पसंद है, दर्शक सुनना चाहेंगे, तो वो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वो लड़की को जब कहता है कि तू का बाबली हो गई मोड़ी है, तू का बवाल करवाई गांव में, माथो फुड़वाएगी मेरो, स्वागन होवे से पहले विधवा हो जाएगी, अगर मैं बारात घोड़ी पे निकाल दी तो हमसे ना हो सके, शादी करने तो कर लो, नहीं तो हमारी लाश से कर लेंगे। तो इस तरह का ये जो चीजें हैं कि जिद मत करो, समाज में जो चल रहा है उसको चलने दो भाई, क्योंकि अगर आप बहती हुई प्रवाह के विपरीत जाने की कोशिश करोगे तो या तो आप डूब जाओगे या फिर आपको डुबो दिया जाएगा। अच्छा, मैं अभी ये पूछने वाला था आखिरी में क्या होता है, आप लेकिन इसका जवाब मत दीजिएगा। मैं पूछने वाला था कि आखिरी में क्या होता है, आप घोड़ी आपकी बारात घोड़ी पर निकलती ही निकलती। मुझे लगता है अगर दर्शक इसको जानना चाहे तो उनको जरूर ये फिल्म देखनी चाहिए डिज्नी हॉटस्टार में। देखिए, हमारी फिल्म में समाधान तभी निकल सकता है जब इस देश की समस्या में इस चीज का समाधान निकलेगा। क्योंकि हमारे शहर हो चाहे गाँव में ज्यादातर आज भी जातिवाद बहुत अंदर तक भरा हुआ लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारा समाज बदल रहा है। और हम कहीं ना कहीं इसको अब ऊपर उठ के जा रहे हैं। बिल्कुल। जो हम पहले थे अब नहीं, अब समाज बेहतर हो रहा है। अब समाज में ये जो प्रथा है, मैं इसको कुप्रथा ही बोलूंगा, अब जातिवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम सब लोग मिलकर इकट्ठा होंगे और इस तरह की फिल्में भी सामने आएंगी, इससे लोग मोटिवेट होते हैं और इससे अब एक कहीं ना कहीं सीख जाती है लोगों के अंदर। क्योंकि अब मुझे लगता है अगर आप अभी जाएंगे किसी की पार्टी में या शहरों में, खासकर अब शहरों में इतना दिखाई देता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर अभी भी दिखाई देता है, और ये पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। और ये तभी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है और एक अच्छी हम दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत जल्द एक फिल्म आने वाली है आपकी जोरम, जिसमें मनोज वाजपेयी के साथ आप पैरेलल लीड में दिखाई देंगे। तो मैं अक्सर फिर वही जिक्र करूंगा, एक वो लड़का जो सिर्फ ऐसे ही शौकिया तौर पर नुक्कड़ नाटक कर रहा था, जिसको ऑडिशन नहीं देने दिया जा रहा था, लेकिन देखिए अब मनोज वाजपेयी के साथ पैरेलल लीड में उनकी फिल्म आने वाली जोरम। कैसा एक्सपीरियंस है मनोज वाजपेयी के साथ काम करके, और कब तक ये फिल्म रिलीज होने वाली हो? क्या कुछ शॉर्ट में बताइएगा, क्या किरदार था आपका? क्योंकि शायद ज्यादा डिटेल में आप बता नहीं सकते क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुई है। कंपनी ने भी आपको बोल के रहा हो कि आप ज्यादा इसको डिस्क्लोज मत कीजिएगा। मैं 2 चीज़ों में सुधार करना चाहता हूं जो आपने बताई। उसके बाद पहली चीज़ तो ये कि मैं मतलब मनोज वाजपेयी के साथ मेरे को एक बहुत प्राइमरी कैरेक्टर करने का मौका मिला। मतलब उनकी फिल्म में एक प्राइमरी कैरेक्टर करने का मौका मिला है। जैसे महाभारत में कृष्ण थे जो अर्जुन को सारा ज्ञान देते हैं, ऐसा ही कुछ किरदार है मेरा फिल्म के अंदर। तो आपको फिल्म देखकर वो ज़्यादा पता चलेगा। दूसरा मेरा लालच ये था कि आपने मुझे मेरे इंट्रोडक्शन में पहले बताया कि मैंने चक्रव्यूह पे मनोज वाजपेयी थे। तो मैं उसमें मतलब भीड़ में खड़ा होने वाला एक्टर था और मैं मनोज वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमता था। वो कभी बीड़ी पी के फेंक देते थे तो उठा के ऐसे रख लिया कि अरे उस्ताद की बीड़ी है, रख लो, कभी भी काम आएगी। मतलब गुरुदेव अभी भी रखिए क्या वो बीड़ी? नहीं, अब तो खैर सारी चीजें ऐसी। अब मैं समझ चुका हूँ कि ये बीड़ी रखने से कुछ नहीं होता। अभी आपका आखिर में आपका काम ही आपको पहचान दिलाता।
तो जब मैं दूसरी बार भी मनोज वाजपेयी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि देवाशीष मखीजा कॉल मी कि भाई आफ्टर लॉकडाउन कि जैकी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और मनोज वाजपेयी इस फिल्म में, तो मैंने बाकी चीजें सोची ही नहीं। मैंने ठीक है मनोज वाजपेयी है मतलब मैं कर रहा हूँ। और बिल्कुल, और फिर आपको मौका मिला मनोज वाजपेयी के साथ काम करने का। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि पूरी फिल्म में मेरा एक भी सीन मनोज वाजपेयी के साथ नहीं। अच्छा, एक फ्रेम में है लेकिन एक भी सीन, क्योंकि किरदार कुछ ऐसा है बिल्कुल, कि हम आपस में संवाद कर नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। बाकी अब जब फिल्म आती है मैं आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें थी क्योंकि, लेकिन समय हमारे पास कम है क्योंकि जो आपकी एक और फिल्म आने वाली दे दे प्यार दे, इसमें आपने लीड एक्टर की भूमिका निभाई और इसके राइटर भी। अच्छा, लेकिन जाते जाते वो जो घोड़े पर होकर सवार एक गाना है जिसको आपने लिखा भी है, जाते जाते जरा कुछ सेकंड में आप उसके कुछ एक आध लाइन। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना मैंने लिखा था इस सिचुएशन पे फिल्म की कि लड़की मान ही नहीं रही और ये मना रहा है कि भाई नहीं बैठ सकते, तो ये कहता है गधा गधैया घोड़ा घोड़ी जिद पकड़ के बैठी मोड़ी, जिद पकड़ के बैठी मोड़ी, घोड़ लगाड़े खूबई बजाए लेकिन बरतिया घोड़ी पहला है, लेकिन बरतिया घोड़ी पहला है, दद्दा मान गए दादी मान गई, दद्दा मान गए दादी मान गई, मन की हमाई तुम जानो हो तुम जानो, तुम जानो पिंकी हमारी बात मानो। पिंकी दिल तो नहीं कर रहा था कि इस प्रोग्राम को समाप्त करूं क्योंकि इतने सारे भी चीजें, आपको बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड भी मिला है, जो आपकी शॉर्ट फिल्म है साइकिल, उसके लिए बहुत सारे तमाम ने मुझे दिया। जी बिल्कुल, जैकी श्रॉफ ने आपको ये सम्मान दिया। जैकी को जैकी नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, जैकी को जैकी नहीं दिया, हम सम्मान कि वो फोटो भी दिखा रहे हैं, लेकिन समय कम है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया। ये मेरा पहला इंटरव्यू जीवन में, मैंने कभी इससे पहले इंटरव्यू नहीं दिया है, तो बहुत धन्यवाद भैया, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता जैकी भावसार से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।